आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यम पिछले 3 सालों से नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक इस बार के जेआरएफ अचीवर से जिनका नाम अनुष्का शर्मा जी है। जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम, जिसको क्लियर करने के बाद या तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की पहली शर्त आजकल ये है। दूसरी बात की, जो जूनियर रिसर्च फेलो जिसको जेआरएफ कहते हैं, हम 5 सालों तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में, भारत में या फिर भारत के बाहर भी, 35,000 का इनिशियल अमाउंट 2 सालों तक, और उसके बाद अराउंड 42,000 का अमाउंट आपको 3 सालों तक, यानी 5 सालों तक इतना अमाउंट मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। आपको पता है कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आप यूं मान के चले कि जितने भी एस्पायरेंट्स, मान लीजिए 5,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसका 6% लोग पास होते हैं। 5,000 का 6%, आप 300 निकालें, और 300 का अराउंड 1.5% जो है, 300 का लगभग 15%, यानी लगभग आप 45 जो लोग हैं, 45 पीपल जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, और उस कंपटीशन को बीट किया है अनुष्का जी। सबसे पहले तो अनुष्का जी, आपका स्वागत और ढेर सारी आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मेरा मेरा पहला ही सवाल इसी से है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? सर बहुत ज्यादा जैसे लाइट फील हो रहा है एकदम, कि जैसे बहुत प्रेशर था पहले। और मतलब अब तो लग रहा है कि काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और एक एक जो स्ट्रेस था दिमाग में पहले से, काफी कुछ बदला सा लग रहा है। और सर जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया था तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं तो कम से कम कितनी बार अपना रिजल्ट देख चुकी हूँ अब तक, पहले अपनी मम्मी को दिखाया फिर सबको दिखाया, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग थी सर। अच्छा उसको अच्छा। बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अच्छा, जी आपने तो कह दिया डिस्क्राइब, मम्मी पापा की फीलिंग के बारे में पूछ रहा हूँ कि उनका सर, रिएक्शन मतलब कैसा मैं था। तो देखते ही बिल्कुल रोने लगी थी, और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, मेरे हाथ सब कांप रहे थे कि क्या ही है ये। क्या बात और है। वो भी बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, और तो कई पूरी बार जर्नी जब, में बहुत ज्यादा, जी सर, जी जी, बहुत ज्यादा मोटिवेट रखा करा है उन्होंने पूरी इंटायर जर्नी में। उनका भी बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है सर, जैसे आपका रहा है। थैंक यू। जी जैसे आपने कहा ना कि जब बहुत ज्यादा आपको एक सफलता मिलती है तो कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ। वो तब होता है मेरे हिसाब से जब आप खूब मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और जब आप सफलता की वो घड़ी आती है तो हम अपने आप में खुशी को दबा नहीं पाते, कई बार खुशी आंसुओं के फॉर्म में निकलते हैं। बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। हम लोग बात करेंगे कि जो आपको सुनेंगे, सुन रहे हैं जो लोग, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम इतना कंपटीशन टफ है। नेट जेआरएफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन खासकर, जो कि किस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी रही है, पेपर 2 और पेपर 1 स्पेसिफिक होके बताइएगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही है, और किस तरीके से आप उसको प्लान बना के चलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जी। सर पहले दिन फर्स्ट डे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक सिलेबस की कॉपी निकाल के अपने पास रख लें, दोनों ही पेपर की। उसको अच्छे से स्कैन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने गलती करी थी अपने पहले अटेम्प्ट में कि सिलेबस नहीं देखा था और बस लग गई थी। तो सिलेबस की कॉपी निकाल के उसको अच्छे से पढ़ देख लें कि है क्या, हमें पढ़ना क्या है। दूसरी चीज कि पढ़ना क्या है के बाद हमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट सर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गूगल पे भी एक टॉपिक सर्च करने जाएंगे तो हजार तरीके के रिजल्ट आ जाते हैं। कहाँ से पढ़ना है, पेपर 1 में पेपर 2 में भी कोई एक पर्टिकुलर टीचर आपको समझ में आ रहा है पेपर 1 में एक सब्जेक्ट को लेकर के, तो उस पर स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक तो ये है। दूसरी चीज ये कि स्पेसिफिक रहना है, सिलेबस देखना है, और सिलेबस देखने के बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। मतलब रोज जी। पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज तो पढ़ती ही थी, अब जो भी सिचुएशन हो। अगर हम्म। थोड़ा सा तबीयत खराब रहती थी, इश्यूज रहते थे, तो मैं मतलब क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती थी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेती थी। लेकिन ये था कि एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिलेबस समझ गए, एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि किससे पढ़ना है, आपको क्या कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर किताब से पढ़ रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आधी आधा काम करेंगे, तो उसके आपका ऊपर ऐसे ही हो बात जाता है। करेंगे, वीडियो, जी किताब और कौन सा कंटेंट। थोड़ा जी सा सर। ये भी बता दीजिए चलते, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये जो पढ़ाई के कितने घंटे, आपको क्या लगता है कि कितना देर पढ़ना ज्यादा अच्छा है जेआरएफ के लिए? सर 5 से 5:30 में, क्योंकि जॉब भी करती थी,
जी जी। और इस वजह से 5 से 5:30 में इनिशियली पढ़ती थी, और जब एग्जाम आने वाले थे तो मैंने क्योंकि छुट्टी ले ली थी, तो इस वजह से 8 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा, तो वो टाइम एक्सटेंड होता ही रहता है यहाँ पे जॉब के बीच बारे में। में जरूर बताइए कि आपने पूरे पूरे पढ़ाई के दौरान क्या पूरे पढ़ाई के दौरान कितने दिनों तक जॉब किया, और जॉब का क्या घंटे, और फिर उसके बाद आप इसको कैसे मैनेज करती थी? सर जैसे सुबह का मेरा पूरे दिन का ये स्केड्यूल था कि मेरी 9 से वैसे 4-5 बजे तक शिफ्ट थी, पर एनी हाउ अब मेरे साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैंने वर्क फ्रॉम होम ही ले रखा था, तो मैं कैसे भी करके उसको 9 से 4 तक खत्म कर देती थी अपना सारा काम। पहले सुबह उठने के बाद 6:30 बजे तक ऑलमोस्ट उठने के बाद सबसे पहले मैं रिविजन करती थी, जो कि प्रीवियसली, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि 24 आवर्स से पहले पहले आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उसको कंटेंट रिवाइज करा, फिर सर आपकी जो क्लास होती थी 8 से 10 बजे वाली, इसीलिए मैं शायद ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती थी चैट पे भी, क्योंकि हाँ जी मेरा 9 बजे से शुरू हो जाता था काम भी। उसके बाद मेरी जॉब चली, 4 बजे तक मैंने अपना काम कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आधे घंटे का या फिर कभी कभार 5 बजे तक का, फिर मैं एक टाइमर लगा के, जैसे मैंने 2 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइमर लगाया, इससे हम बैठे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये जो आदत रहती थी। इनिशियली जी मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया, फिर 1.5 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का, फिर 2 आवर्स 45 मिनट्स, ऑलमोस्ट 3 आवर्स का टाइमर लगा के मैं बैठती थी कि ये चीजें मुझे पढ़नी है। उसके बाद फिर से खाने खाने के लिए ब्रेक लिया, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 11 11 साढ़े 11 बजे तक अपना पढ़ती थी, फिर भी टाइमर लगाकर। तो थोड़ा टाइम पेपर वन को दिया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पेपर 2 को दिया, फिर सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब 1 घंटे के अंदर उसको एक स्कैन कर लिया वो रिवीजन करने के लिए। तो बिल्कुल। ये जॉब के एक बार साथ थोड़ा थोड़ा सा सा टफ स्पेस। सर, बिल्कुल। जी 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 सर, जी बताइए। सर। जॉब के साथ बिल्कुल टफ तो हो जाता है, आप मन नहीं करता है, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा जॉब में फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि कभी कभार इरिटेट हो गए हैं, कुछ हो गया है। बट ये है कि अब सर ये चीज रहती है कि ठान लिया है तो बस करना तो है ही। और वही है, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। रहना बहुत ज्यादा जैसे आपने कहा आप जॉब करते जी। हुए आपने इसको पूरा क्लियर किया हुआ है, ये एक बहुत जज्बे वाली बात है। और इस जैसे जॉब के साथ आपकी पढ़ाई करना, उसमें अगर आपको मान लीजिए कई बार लगे कि मैं थक रही हूँ, मैं हार रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, तो फिर आप क्या करती थी, कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी? सर थक रही होती थी, कभी कभार होता है सर, बिल्कुल ये एकदम नॉर्मल है। और एक ये भी होता है अक्सर, मैंने जो देखा है अभी तक, कि हम बहुत ज्यादा टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इतने से इतने बजे तक पढ़ेंगे, ये करेंगे। वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल पूरा ही हो, मतलब मेरी हर कॉपी के पीछे मुझे टाइम टेबल मिल जाएगा। मेरी भी बहुत खराब आदत है हर समय हर चीज को प्लान करने की, और वो नहीं हो पाता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चल पाता है, तो हम बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हमें खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय खुद को मोटिवेट रखना है कि एटलीस्ट हमने कुछ तो पढ़ा, कुछ ना से हम्म। कुछ तो सही, कुछ तो हमने पढ़ाई करी ना। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा अच्छा। ये है कि हाँ, प्लान करें, बिल्कुल कोशिश करते रहें, बहुत ज्यादा जरूरी है, और पॉजिटिव रहे, एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंसिस्टेंसी रोज पढ़ना है, मतलब जी जी। ये कुछ चीजें रही हैं सर। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि पेपर वन टू दोनों, मैं एक अगर स्पेसिफिक होकर अगर आप बता पाएं कि कितने घंटे पेपर वन को देना चाहिए और कितने घंटे पेपर टू को देना सर पेपर वन को अगर आप वर्किंग नहीं है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल उसको 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम ठीक है, पेपर वन को दें, 3 घंटे प्रॉपर पेपर टू को दें। और उसके बाद जब एग्जाम पास आने वाले हो तो पीवाईक्यूज भी जरूर 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 प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो भी है उसको प्रैक्टिस करना ही है। बिल्कुल, ये चीज है प्रीवियस ईयर सर, तो क्वेश्चंस इक्वल पेपर टाइम, पीवाई। एक एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है दोनों पेपर को। हम किसी भी दोनों में से एक पेपर को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम अक्सर गलती करते हैं, पेपर वन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसको कम टाइम देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। दोनों ही पेपर को इक्वल टाइम देना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जरूरी है। इन दोनों के जी जी। पैटर्न में आपको पेपर वन और पेपर टू में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और पहले के जो मुकाबले हम देख रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस चेंजेस में आपको पेपर वन और पेपर टू स्पेसिफिक होकर बताइएगा कि कंटेंट को कैसे अवेल करें, कहाँ से अवेल करें, और कैसे उसको आगे हम फर्दर प्रोसीड करें। जी सर पेपर वन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कंटेंट है अवेलेबल, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टीचर्स है। पहले तो उसको समझना है कि आपको क्या कौन से टीचर से समझ में आ रहा है। तो उसमें अब जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मैथ्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। पहले दिन तो समझना ही है आपको कि आपको किससे समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि मुझे किसी टीचर से समझ में आ रहा है तो आपको भी आ रहा है, क्योंकि वन का कंटेंट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, इतना कि आप शायद खो भी जाएंगे, वो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट कर देगा।
तो एक जी। स्पेसिफिक रहना है कि ठीक है हमें ये समझ में आ रहा है और पूरी इंटायर जर्नी हमें इन्हें ही फॉलो करना है। पेपर टू में तो सर फिर आप ऐसे बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि हम कृष्ण है तो आप एकदम, वो हम अर्जुन है तो आप कृष्ण की तरह आपका रोल रहा है कि आप एक मतलब सही डायरेक्शन दिखाते गए और आप उस पे चलते गए। तो थैंक यू। ये वाली चीज है। पेपर टू में सर आपका कंटेंट काफी ज्यादा, सच में काफी ज्यादा रिच था और एक एक चीजें बहुत डिटेल में रही हैं उसमें। ये चीज है सर पेपर टू में। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जब आप सर नहीं पढ़ा रहे थे अपने मास्टर्स के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट में गूगल करती थी कि मैंने कोई क्वेश्चन लगाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके चारों ऑप्शंस मैंने देखे कि अच्छा ठीक है ये टॉपिक मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से जाए। तो पहले पहले मेरे जो पुराने वाले नोट्स हैं उसमें मैंने जगन हेबपास और ये इमाइली डर्कहाइम इन सब के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं गूगल कर रही हूँ और रैंडमली कोई भी वेबसाइट खुल जा रही है, कुछ भी नोट्स बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। पर आपके कंटेंट में सारी चीजें एक जगह पे हमें मिल गई और बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो अच्छा अच्छा। पेपर टू में तो सर मैंने कंटेंट आपका ही पढ़ा था। उसके बाद तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा गूगल करने की जरूरत नहीं रहती है। एमसीक्यूज भी है उसमें, पीवाईक्यूज भी है। जी पेपर जी। वन में हाँ बहुत ज्यादा कंटेंट है उसमें, आपको पहले समझने की जरूरत है बैठ के एकदम शांति से कि किससे पढ़ना है। एक बार आप वीडियोस देख लीजिए, आपको जो भी बेटर लग रहे हैं, उसके बाद आपको स्पेसिफिकली किससे पढ़ना है और फिर उसी को ही फॉलो करना है। बहुत ज्यादा स्विच नहीं करना है कि आज इससे पढ़ लिया, आज किसी और टीचर से पढ़ बिल्कुल। लिया। ये जी। जी सर। तो जैसे आजकल के दौर में आप जानती हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ने में ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जी बहुत सर। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा, इग्नू के मटेरियल हैं। बहुत सारे लोग जैसे विमर एंड डोमनी की किताबें हो गई, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मास कम्युनिकेशन के भी, पेपर वन के भी हैं। तो बहुत जी सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते, लिमिटेशन है, टाइम का लिमिटेशन है, हमारी एनर्जी का लिमिटेशन है। उसमें अपने आप को स्पेसिफिक बना पाना, वो किस तरीके से आप कर पाते हैं? और आपको क्या ऐसा भी कई बार लगता होगा ना कि क्या ये कंटेंट ठीक है या नहीं है? सस्पिशन होता होगा, कई बार हमें शक होता है कि क्या हम मतलब ये सच में हम किस तरीके से अपने आप को कर पाएंगे, क्या ये मतलब जो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं एजुकेटर या कंटेंट वो रिलेवेंट है या नहीं? तो इस मतलब सस्पिशन को कैसे आप क्लियर करेंगे? सर, क्लियर ऐसा किया जब भी आपने? लगे तो एक बार हमें क्वेश्चन पेपर उठा के बिल्कुल देख लेना चाहिए, पीवाईक्यूज उठा करके एक बार स्कैन कर लेना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हम सही तरीके का कंटेंट पढ़ रहे हैं, सही तरीके से सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो एकदम बिल्कुल आईना दिखा देता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन के बारे में भी आइडिया दे देता है कि क्या चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हाँ, जी ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि कभी कभार आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आते हैं, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है लेकिन स्कोर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आप मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो फिर करना ही नहीं है सर। आप क्लास में भी हमेशा कहते थे कि खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको कभी भी खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देंगे, दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और गलत भी हुआ है तो उसके चारों ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन, इस ऑप्शंस में क्या, इस ऑप्शन में क्या है, क्या पता नेक्स्ट टाइम यही आ जाए क्वेश्चन करके। तो ऐसी जी। कोई भी डाउट हो अगर, तो आप बिल्कुल पीवाईक्यूज उठा के देखिए, बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक जी है, थैंक यू। एक अगला सवाल ये है मेरा कि जैसे आपने अगर बाइफोकेट करके बताएं कि यूनिट वन से लेके यूनिट 10 तक का आपका कोई अगर बाइफोकेशन हो कि कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ तीन तरीके के डेटा जाते हैं एग्जाम में हमारे। एक जिसको हम कह सकते हैं फैक्चुअल डेटा, जिसमें याद करना है ईयर नाम, बहुत सारा आप याद करना है थियरिस्ट के ईयर्स। दूसरा है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमें उसको समझना है। और तीसरी है कि उसको लॉजिकली हमें डॉट टू डॉट कनेक्ट करना है। यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो तो उन्होंने कौन कौन से थियरी, कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे, इसको कैसे करें? सर, मेरी जो अप्रोच रही है कि एक बार पूरा सिलेबस देखने के बाद मैं ये देखती थी कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, या फिर जो जी जी। मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरा कौन सा था जो वीक पॉइंट था जिससे मेरे नंबर कम कम हो रहे थे। जैसे मुझे रिसर्च में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, हम्म। रिसर्च में और थोड़ा बहुत मैथ्स में। तो पहले तो मैंने उसी को ही पकड़ा कि पहले तो उसको ही देखते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसको मैथ्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अब मैं भले ही थोड़ा टाइम दूं चाहे ज्यादा टाइम दूं, पर रोज करना ही करना है। पहले तो डर भगाना है अपना कि ये हमसे हो पाएगा। दूसरा, अपने वीक पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान देना, और सिर्फ वीक पॉइंट पे ही नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं देना है। मेरा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा अभी, मुझे काफी इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो अब अच्छा लगता है तो उसको भी पढ़ना है।
इसलिए अच्छा तो अच्छा, सबसे जी पहले तो मेरी यही अप्रोच रही है कि पहले तो मैंने अपना वीक पॉइंट देखा, जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम सोचते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, और ये मुझे लगता है गलती होती है जब हम सोचते हैं कि पेपर 2 में जैसे यूनिट 9 है, फिल्म वाली जो यूनिट है वो कई बार टफ लगती है, मुझे भी बिल्कुल लगती थी कि अरे सबसे ज्यादा इसमें फैक्ट्स है क्योंकि हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन उसको रोज करना स्टार्ट करते हैं ना, जब हम किसी चीज को एक रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर वो हमें टफ नहीं लगता है, नॉर्मल लगने लगता है। तो अप्रोच यही रहनी चाहिए यूनिट वाइज भी कि अपना वीक पोर्शन पहले आप देखें, उसको उठाएं, उसको प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आप अच्छा। एक धीरे धीरे रिवाइज करें। जी जी, जी सर। एक सवाल और है कि आप जो पूरे रिवीजन, आपने पहले भी बताया कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए एग्जाम देने जाने से पहले? सर सिलेबस को तो आपको मतलब 2-3 बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, दोबारा दोबारा से सिलेबस को अच्छे से। जी जी। ये चीज है। अच्छा जी सर। अच्छा। फिर से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे दौरान में आपको जो चैलेंजेस आते हैं, डिमोटिवेशन होता है, उसको आपने कहा कि कई बार मैं अपने तरीके से इसको मैनेज करती हूँ, क्या तरीका होता है ये एक बार बताएं। और ऑडियंस को हम लोग जी अब सर। कुछ देर में वाइंड अप करेंगे, तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि क्या उनको जब भी ऐसे थके हारे डिमोटिवेट हों तो क्या करें? जी सर जब मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज भी चलते ही थे, कुछ ना कुछ रहते ही थे, तो दिक्कत रहती है, नहीं पढ़ पाते हैं, और हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं साथ में। आप नहीं मन करता है कभी कभार, मन भी, चलिए ठीक है, नहीं बहुत वो नेगेटिव चीज हो गई कि हमें नहीं कहना चाहिए, बट प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं पूरी जर्नी में, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छे से ही चले। तो मोटिवेट ऐसे रखना है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो सर को बताया, मैंने बताया था कि मेरी एक आदत थी, जब भी मैं पढ़ने बैठती थी मैंने ये रूटीन बना लिया था अपना, कि पढ़ने से पहले मैं एक ईयरफोन लगाती थी, और 2 गाने ही मुझे बहुत पसंद है, एक थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जी और जी दूसरा ये एक एस्पिरेंट्स अगर देखोगे तो एक बंदिया गाना है, जी जी वो मुझे दोनों ही बहुत पसंद थे। दोनों में से एक गाना दो जी तीन जी मिनट का है, उसको लगाती थी और सुनती थी आंखें बंद करके, और मैं एकदम बिल्कुल चार्ज हो जाती थी फिर पढ़ने के लिए। फिर जी जी। अपना टाइमर लगाया और फिर पढ़ने बैठ गई अच्छे से। तो अच्छा। रोज हमें एक, इनफैक्ट एक कोट भी है, आई थिंक जिग जिगलर अमेरिकन ऑथर है ये, इनका जी एक बहुत फेमस कोट है जिनसे मैं बहुत जी। ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, ये कि अ, इन्होंने कहा है कि मोटिवेशन इज लाइक टेकिंग अ बाथ, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। तो ये ओके। आपको रोज करना है, मोटिवेशन सिर्फ एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज करनी ही करनी है, आपको रोज खुद को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है। चैलेंजेस आएंगे और बहुत नए नए चैलेंजेस आएंगे। जी आप भी जी सर क्लास में हमेशा कहते थे कि आपको बहुत डराएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा डराएंगी, आपको डरना नहीं है उससे। कल को अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, तो ऐसे डरना नहीं है, तो खुद को समझाते रहना है हमेशा, कोई और आके नहीं समझाएगा, हमें ही खुद को समझाते रहना है कि ठीक है, एक दिन जब हो जाएगा एक्चुअली में एग्जाम क्रैक, तो कितना अच्छा लगेगा उस फीलिंग्स के बारे में सोच के। और बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है, एक जी बैलेंस जी बना के रखना है कि हम जी सिर्फ जी जी। सोच रहे हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। एक बैलेंस रखना है, ये चीज है जी। जी। और अंत में चलते चलते मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो क्या एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं आप अपने अंडरस्टैंडिंग से। और जी ये बताइए। सर मैसेज यही है कि पहले तो खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखें, बहुत जरूरी है इस जी जर्नी में। कई बार जी। ऐसे होता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखने की वजह से, और हम्म। ये सारी चीजें, हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो डाइट पे हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माइंड हमारा ठीक रहेगा, हेल्दी रहेंगे तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा ही, और अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जी और हेल्थ के साथ साथ बिल्कुल पॉजिटिव रहें, खुद को हमेशा एक समझाते जी रहें कि ठीक है, हो जाएगा, काम डाउन रहे, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे साथ भी आई थी, बहुत सारी आई थी, लेकिन ठीक है, एट लास्ट पॉजिटिविटी इज द की। बहुत अच्छा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप जॉब करते हुए इतने नेशनल लेवल के इस बड़े एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके फ्यूचर एंडेवर के थैंक यू लिए सर। आपको ढेर सारी भगवान से प्रार्थना। थैंक यू सो तो मच। बाकी हम थैंक लोग जो है इसी तरीके से मैं कह दूंगा आप ऑडियंस को कि जो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुष्का जी से कि आप उनका एक बार हो पाए समय में निकाल के आप रिस्पॉन्ड करें। तो यू। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। हम फिर आपको आगे आने वाले समय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप रिसर्च थैंक स्कॉलर यू। बने, आपको उसके लिए बधाई। थैंक यू। जी सर। जी। थैंक यू।